नवंबर 2011 पेपर नंबर 21 क्वेश्चन 2 ए लेवल्स के पास पेपर्स का बेडेट्स का देखते हैं। सवाल कहता है क्लिक्स लिमिटेड्स बुक कीपर प्रिपेयर्ड दी फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट दी फर्म्स आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31st of December 2010। एज ऑफ डेट ट्रेड रिसीवेबल्स। सर इसका मतलब क्या होता है? देखो, एज ऑफ डेट का मतलब है कि डेट कितना पुराना है। मतलब 16,000 और 800 रुपये कुछ लोगों ने मुझे देने थे अप टू 30 डेज़, यानी कि पिछले 30 दिनों में ही उन्होंने मुझसे ये उधार लिया था। फिर 12,600 रुपये कुछ लोगों को मैंने उधार पे चीज़ें बेची थी, वो 31 to 60 डेज़ पुराने हो चुके हैं। 7,100 रुपये की जिन लोगों को चीज़ें बेची थी वो 2 महीने से ज़्यादा और 3 महीने से पहले उनके साथ ट्रांजैक्शन हुई थी सेल्स की। और इसी तरह से ओवर 90 डेज़ 1,300 रुपये का मतलब यह है कि 3 महीने पहले इन लोगों को 1,300 रुपये की चीज़ें बेची थी, बहुत पुराने हो चुके हैं। अब डेट जितना पुराना होता रहता है, उधार जितना पुराना होता रहता है, उसकी रीपेमेंट की सलाहियत हम कहते हैं कि उतनी कम होती रहती है। बिकॉज़ अगर कोई चीज़ पुरानी होती रहती है तो उसका ये मतलब है कि वो बंदा शायद पे नहीं कर सकेगा, शायद भूल जाएगा, शायद उसकी नीयत ही ये है कि वो पे कभी भी ना करे, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है। द फॉलोइंग रेट्स आर एप्लीकेबल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ डाउटफुल डेट्स। जितना उधार पुराना होता है उतना वो ज़्यादा डाउटफुल डेट हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है। इसीलिए अगर हम परसेंटेजेस को नोट करते हैं तो जितना उधार पुराना हो रहा है उतनी परसेंटेज ज़्यादा बन रही है। सवाल आगे कहता है कि अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट इज मेंटेन्ड। दिस हैड ए बैलेंस ऑफ 800 ऑन 1 जनवरी 2010। इसमें जो बैलेंस था 1 जनवरी 2010 पर वो 800 था। द बैड डेट्स रिटर्न ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2009 which is पिछला साल amounted to 1420. Debbie, a customer who owed the company 700, has recently been declared bankrupt. This amount had been included in the details above as outstanding for 61 to 90. It has been decided to write off the debt immediately. यानी कि एक बेड डेट 700 रुपये का ड्यूरिंग द ईयर अराइज हुआ है और उस बंदे का नाम है डेबी, उसका बैलेंस है 700 और वो 61 to 90 वाली कैटेगरी में शामिल है। On 2nd October 2010, Harvey, a credit customer, ceased trading and Clicks Limited received payment of $0.25 in the dollar in final settlement of the debt of 600. एक बंदा उससे सीज कर दी ट्रेडिंग और उसने $0.25 इन दी डॉलर पे किए हैं। इसका मतलब 25% पे किए हैं, या हर $1 के अगेंस्ट उसने 0.25 पे किए हैं। इसका टोटल डेट जो है ना वो 600 था। तो अगर 0.25 इन द डॉलर लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये कि इसने 600 का 25% पे किया। 600 का 25% $150 बनता है। $150 इसने पे किए हैं और $450 जो है ना बकाया अमाउंट उसका बेड डेट पर। फिर लिखा हुआ अदर बेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2010 टोटल $350. These had been taken into account when drawing up the list of trade receivables above. ठीक है। फिर कहता है सवाल कैलकुलेट द अमाउंट विच विल बी प्रोवाइडेड एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 31 December 2010। 31 दिसंबर 2010 की यानी कि क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू क्या होगी? तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। 16,000 और 800 रुपये का 1% डाउटफुल होगा। 16,000 और 800 का 1% जो है वो बन जाता है 168। ठीक है। 12,000 और 600 जो है इसका 2% डाउटफुल है, तो 12,000 और 600 का 2% ले लेते हैं। 12,000 और 600 इंटू 2% इज 252। 61 to 90 डेज़ वाले जो है उसमें से 3% डाउटफुल हैं। लेकिन 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 जब हम परसेंटेज अप्लाई करते हैं ना, तो अगर कोई बेड डेट होता है उसके अमाउंट को रिमूव कर देते हैं। $700 का एक बेड डेट भी है, ये कंफर्म बेड हो गया है और लिखा हुआ है कि ये ऊपर वाले अमाउंट में शामिल है। फ़िलहाल 61 to 90 डेज़ वाले अमाउंट में शामिल है। तो जब हम 3% अप्लाई करेंगे तो पहले हम 7,100 में से
700 को माइनस कर देंगे, डाउटफुल बेड डेट्स को अलग कर देंगे और फिर 3% अप्लाई करेंगे। तो 7100 में से 700 माइनस किया और बचे हुए अमाउंट में 3% अप्लाई किया, वो बनता है 192। इसके बाद 1300 जो है उसका 10% ले लेंगे। 1300 का 10% इज़ 130 और हम इन सबको ऐड करेंगे 168 प्लस 252 प्लस 192 प्लस 130, तो ये बनता है 742 बनता। ठीक है, 742 या 742 बनता। तो पहला जो हमारा सवाल था, पहला जो हमारा पार्ट था वो कहता था कि 31 दिसंबर 2010 की प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू बताओ, वो 742 होगी। दूसरे पार्ट में बोलता है प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 शोइंग द क्लोजिंग एंट्री टू द फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, और प्रॉफिट एंड प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट सबसे पहले बनाना। तो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट हम बना लेते हैं। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन जो है वो 742 है, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। ब्रॉट डाउन जो है वो 800 है, ये हमें दिया हुआ था। तो 800 और 742 के बीच का जो डिफरेंस है विच इज़ 58, वो 58 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। 58 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, ये प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट हो गया। यानी कि ये हमने ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें से ये वाली रिक्वायरमेंट कर ली। सेकेंड है बेड डेट्स का अकाउंट बनाओ। तो अब हम बेड डेट्स का टी अकाउंट बना लेते हैं। बेड डेट्स, अच्छा बेड डेट्स का टी अकाउंट कैसे बनेगा? बेड डेट्स के टी अकाउंट में एक तो ये 700 वाला बैलेंस है ना, डेबी जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया, तो बेड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेबी का अकाउंट क्रेडिट, तो एक तो डेबी हो गया हमारे पास 700, सही। अच्छा, उसके बाद दूसरा कौन होगा? हमने हार्वी की वर्किंग करी कि 450 का नुकसान हार्वी की वजह से हो गया, तो हार्वी 450, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ये वाला पॉइंट देखें तो लिखा हुआ है अदर बेड डेट्स रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 टोटल्ड $350। तो दूसरे जो बेड डेट्स थे वो $350 के थे, अदर रिसीवेबल्स 350। तो टोटल जो हमारा अमाउंट बनता है 700 प्लस 450 प्लस 350, ये बन जाता है 1500 का, ठीक है। और ये 1500 का अमाउंट जाएगा इनकम स्टेटमेंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स का अकाउंट क्रेडिट, ठीक है भाई। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड में बोलता है हार्वी का अकाउंट बनाओ। हार्वी वो बंदा था जिसने 0.25 इन अ डॉलर हमें पे किए थे, ठीक है ना। हार्वी का अकाउंट मैं यहीं पे बना देता हूँ, इन्फॉर्मेशन आपके पास ऊपर है। हार्वी अकाउंट रफली बना रहा हूँ। ब्रॉड डाउन 600 रुपये थे, 600 रुपये उसने मुझे देने थे, इसमें से इसने 0.25 या 25% हमें दे दिए, तो बैंक डेबिट और हार्वी का अकाउंट क्रेडिट 150 से हुआ होगा। बाकी अमाउंट बेड डेट हो गया, तो बेड डेट एक्सपेंस डेबिट और हार्वी का अकाउंट क्रेडिट 450 से हुआ होगा। इस तरह से इसका अकाउंट जो है वो बैलेंस हुआ होगा, दोनों साइड्स 600 पर होंगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। इसका मतलब हमने जो है वो ये वाला पार्ट भी कर लिया। सी में बोलता है प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2010 शोइंग द नेट अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स क्लिक्स। अच्छा चलो सही है, पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में बोलता है कि भाई जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें सारी चीज़ें किस तरह से नज़र आएंगी ये बताओ। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है कि हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू होती है और उसमें से हम लोग प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है उसको हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास एक नेट आंसर आ जाता है।
प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो क्लोजिंग है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 742 के हैं। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 742 के हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स की हम बात करते हैं अगर, तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो होंगे ना वो यहाँ से आ सकते हैं ना, 16,000 और 800 प्लस 12,000 और 600। अच्छा 7,100 में से 700 हटा देना, वो तो बैड डेट हो गया ना। तो 7,100 में से हम 700 अगर हटा देते हैं विच इज़ 6,400, तो 16,800 प्लस 12,600 प्लस 6,800, सॉरी एक मिनट 7,100 में से अगर हम 700 हटा देते हैं तो बचता है 6,400। ठीक है, तो 16,800 प्लस 12,600 प्लस 6,400 प्लस 1,300, 37,100। ट्रेड रिसीवेबल्स 37,100 के हैं, उसमें से हमने 742 को माइनस किया तो हमारा आंसर 36,358 बन रहा है। 36,358 हमारा आंसर बन रहा है। तो ये पार्ट सी हो गया हमारा, करेक्ट। अच्छा आगे लिखता है क्लिक्स लिमिटेड डायरेक्टर्स आर रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग पॉलिसी फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। दे आर कंसिडरिंग अप्लाइंग अ 4% रेट टू ऑल द डेट्स एज द बेसिस फॉर कैलकुलेशन। एक मशवरा ये आया है कि हम हर डेटर पर अलग रेट अप्लाई ना करें बल्कि सारे डेटर्स पर 4% का रेट अप्लाई करें। कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसकी वजह से प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम 4% का रेट अप्लाई करेंगे ना तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि 37,100 के आ रहे हैं, इस पर अलग अलग रेट नहीं अप्लाई हुआ होता, इस पर एक ही रेट अप्लाई हुआ होता जो कि 4% का होता। तो 37,100 इंटू 4% इज़ 1484। फ़र्क ये आता कि हमारा जो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का क्लोजिंग होता वो 1484 होता। अभी क्लोजिंग 742 का, विच मीन्स के क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितने से इंक्रीज होता, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 742 से ही इंक्रीज होता। ठीक है ना, यानी कि ये जो क्लोजिंग है रफली यहाँ पे भी बता दूँ, ये जो हमारा प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट है ये भी चेंज हो जाता। ये प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का जो अकाउंट है वो बनता ब्रॉड डाउन 800 और कैरी डाउन जो है वो 1484 और फिर 1484 और 800 का जो डिफरेंस है उसकी वजह से 684 का एक्सपेंस बुक करना पड़ता मुझे अपनी बुक्स में, 684 का एक्सपेंस बुक करना पड़ता। तो ये सारे इम्पैक्ट्स आप जो है वो डिस्कस कर सकते हो 1-2 मार्क्स के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ दिस चेंज विल इफेक्ट द कंपनीज इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वही मैंने बात बता दी आप लोगों को, आप उसको एलेबोरेट कर लिख सकते हो और एलेबोरेट कर ये लिख सकते हो कि जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें डाउटफुल डेट्स का एक एक्सपेंस आता, क्योंकि अब डाउटफुल डेट्स इंक्रीज़ हो रहे थे, 684 का एक्सपेंस आता रादर देन 58 की इनकम जो हमने पहले कैलकुलेट करी है। और बैलेंस शीट के बारे में लिख दोगे कि बैलेंस शीट पर जो है वो मेरे जो नेट रिसीवेबल्स अभी आ रहे हैं वो 36,358 आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं 4% का रेट अप्लाई कर देता तो मेरे जो नेट रिसीवेबल्स हैं वो 37,100 माइनस 1484 विच इज़ 35,616 के आते, ये डिफरेंस आता। ठीक है, अच्छा अगले में लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई दिस चेंज माइट बी नेसेसरी। ऐसा चेंज ज़रूरी क्यों है या हो सकता है कि ऐसा चेंज क्यों ज़रूरी हो। तो देखो हम जब भी अपनी डाउटफुल डेट्स की वर्किंग करते हैं तो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस, जिसको मैं अलग से डिस्कस भी करूँगा, एक वीडियो में डिस्कस भी है किया हुआ है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में आने वाले लॉसेस नज़र आ रहे हैं तो वो आज ही बुक कर लो। अब अभी हमने जो प्रोविज़न बनाई हुई थी ना क्लोजिंग वाली, वो सिर्फ और सिर्फ 742 की बनाई हुई थी, जबकि अगर हम ड्यूरिंग द ईयर को एनालाइज करते हैं, हमारे ड्यूरिंग द ईयर के जो बेड डेट्स आ रहे हैं ना, बेड डेट्स के अकाउंट से देखें 1500 के आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हमारे पैसे खाकर भाग जाया करते हैं। तो इसका मतलब शायद प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स की जो हमने परसेंटेजेस रखी हुई है ना वो कंपैरेटिवली कम है, सही नहीं है। वरना इतने बेड डेट्स नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए?
आप पहले ही इसको एक्सपेंसेस में भी बुक कर चुके होते, या शायद आपके एक्चुअल बेड डेट्स जो आप कह लो हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल बेड डेट्स जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है ना, विच मीन्स के लोग आपका पैसा शायद खाकर भागते हैं, तो आपको ये परसेंटेज शायद बढ़ानी चाहिए। इस तरह की बातें कुछ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। फिर बोला हुआ स्टेट 3 फैक्टर्स द डायरेक्टर शुड कंसिडर व्हेन क्रिएटिंग अ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। जब हम प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, यानी कि हम ये हिसाब किताब लगाते हैं यार कितना पैसा हमारा जो है वो डूब जाएगा या कितने लोग हमें पैसा नहीं देंगे, तो हमें किन फैक्टर्स का ख्याल रखना चाहिए या किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। पहली चीज़ नेचर ऑफ इंडस्ट्री। इसका क्या मतलब है सर? देखो कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, और कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जिसमें पैसे नहीं डूबते, सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होती हैं, या आपने बैकिंग पर जब किसी को उधार दिया होता है तो आपने कोई एसेट रखा हुआ होता है, सो ऑन सो फॉर्थ। बैंकिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री के नेचर पर भी ये बात डिपेंड करती है कि आप कितना प्रोविज़न क्रिएट करो। किसी इंडस्ट्री में कभी भी बैड डेट्स होते ही नहीं होंगे, किसी इंडस्ट्री में बहुत होते होंगे। फॉर एग्जांपल एक रिटेलर है, रिटेलर की जो सेल्स होती है 99%, अगर लेट से कोई जनरल स्टोर है आपके मोहल्ले में, 99% सेल्स या 90% सेल्स है वो कैश पर ही होती है, 10-15% सेल्स होती है वो क्रेडिट पर होती हैं, और उसके डाउटफुल डेट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो भी लोग उधर से चीज़ें खरीदेंगे वो मोहल्ले के लोग होंगे, एक दिन पैसे दे देंगे, कुछ लोग, बहुत कम लोग खा जाएंगे। फिर आप पास्ट एक्सपीरियंस देख सकते हो, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है भाई। आप जहाँ पर ऑपरेट करते हो वहाँ के लोग अगर आपके पास पैसे खा ही जाते हैं तो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स की परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आप इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हो, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस अगर अच्छी हो तो कोई किसी के क्यों पैसे खाएगा, सब अपने काम से अपना काम रखेंगे, ठीक है ना। और फिर आप जो है वो एज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल भी देखते हो। एज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब ये है कि वो रिसीवेबल कितना पुराना हो चुका है। अगर कोई रिसीवेबल बहुत पुराना हो चुका है तो उसके रिसीव होने के चांसेस भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है भाई। चलें, तो यहाँ पर हमने एक और सवाल की प्रैक्टिस करी। आप लोग जो है वो सारी चीज़ें नोट करें, कॉपी करें, और मज़ीद प्रैक्टिस क्लास में करेंगे। क्वेरीज़ आप व्हाट्सएप पे मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।